Hello freshers and hello all my colleagues. So now we are going to start today's lecture. So the topic for today's lecture is microcontrollers or microcontrollers unit, and I'm sure you all are going to enjoy this a lot. So I have a task for you. Just see all these pics here, these five, and write down or type in the chat box what are the similarities or what do you find common in all these pics. किसी ने कुछ टाइप किया? All work on electricity, good. Okay, let's complicate this task a little bit. What does all these devices have in common except they are machines, they are domestic appliances, they are expensive, they provide comfort, or they are electricity driven? Motherboard. No. All use sensors. Yes, good one. I think there are 37 people. There are few replies. Yes, they are controlled. Good. Okay, so what we all are doing here in ZSCT is that we are doing engineering. So let's think from an engineering point of view. So what all these devices have in common is a microcontroller. Microcontroller actually surrounds us. हमारे चारों तरफ माइक्रोकंट्रोलर्स हैं. हम बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं. हमारे घर में भी आई थिंक अराउंड 12 माइक्रोकंट्रोलर्स होते हैं. हमें आइडिया नहीं होता. माइक्रोकंट्रोलर्स ना सिर्फ आसपास की हमारी सारी टेक्नोलॉजी की जान है, बट इन रोबोटिक्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. As you have read, I think you have read in the write-up, they are brain and soul of robotics. So why do we need microcontrollers? First, let's think about this. हमें microcontrollers की जरूरत पड़ क्यों रही है? हमारे पास हमारे अराउंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, मशीन्स होती हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उन मशीन्स को कंट्रोल करना. तो जब भी हम किसी मशीन को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम एक माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करते हैं. जब हम चाहते हैं हमारा रोबोट डिसीजन ले, सपोज एक रोबोट है जो चलता जा रहा है, एक पाथ में चलता जा रहा है और उसके सामने कोई ऑब्स्टिकल आ गया. नाउ दैट रोबोट हैव टू टेक अ डिसीजन कि मैं लेफ्ट जाऊँ या राइट जाऊँ. ये ब्रेन का काम माइक्रो कंट्रोलर करता है. थर्ड पॉइंट, सिस्टम मॉनिटरिंग. हमारे अराउंड सेंसर्स होते हैं. दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है. पॉल्यूशन मेजर करने के लिए हमने सेंसर्स यूज करे. सो वो मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? व्हाट इज द ब्रेन बिहाइंड दैट? सो दैट इज अ माइक्रो कंट्रोलर. यूजुअली हमारे गैजेट्स लो पावर पे चलते हैं, तो माइक्रो कंट्रोलर एक इजी ऑप्शन प्रोवाइड करता है कम पावर पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माइक्रो कंट्रोलर एक किसी कंप्यूटर या पीसी से अलग होता है इस सेंस में कि माइक्रो कंट्रोलर एक यूनिक पर्पस को सर्व करता है. हम अपने लैपटॉप से एक रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं, नो डाउट, बट रोबोट की सारी स्पेसिफिकेशंस, मूवमेंट्स एक माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल करता है. इट फुलफिल अ यूनिक पर्पस. ना सिर्फ रोबोटिक्स बट अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कोई सेंसिंग सिस्टम, वहाँ पे एक पर्टिकुलर टास्क को एक माइक्रो कंट्रोलर संभालता है. अब देखते हैं माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है. सो व्हाट इज अ माइक्रो कंट्रोलर? Microcontroller is a small, low-cost and self-contained computer on a chip. Microcontroller एक कंप्यूटर है. एक ऐसा कंप्यूटर नहीं जिसपे अभी हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू द मीडियम ऑफ दिस लेक्चर और गूगल मीट, बट एक कंप्यूटर है. ये एक चिप के ऊपर, एक छोटी सी चिप के ऊपर. चिप को हम दूसरे वर्ड से जानते हैं आईसी से, इंटीग्रेटेड सर्किट. सो इट इज अ कंप्रेस्ड माइक्रो कंप्यूटर. वो एक छोटा सा कंप्रेस किया हुआ कंप्यूटर है जो कंट्रोल करता है एम्बेडेड सिस्टम्स को, रोबोट्स को, ऑफिस में लगी हुई मशीन्स को, जैसे कि प्रिंटर हो गया या श्रेडिंग मशीन हो गई. हमारे मोटर व्हीकल्स में, कार के अंदर बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं. माइक्रो कंट्रोलर्स उन्हें कंट्रोल करता है.
होम अप्लायंसेस, जैसे कि अभी हमने शुरू की पिक में देखा था, रेफ्रिजरेटर, ओवन, इन सब में माइक्रो कंट्रोलर्स यूज होते हैं। तो किसी को आइडिया है कि माइक्रो कंट्रोलर क्या कर रहा होगा एक ओवन में, एक माइक्रोवेव ओवन में उसका क्या काम होगा? एनी गेसेस? Just to give the command, like if we press increase the temperature, so it एग्जैक्टली, manipulates the temperature. एग्जैक्टली यार, यही है। हम कमांड दे रहे हैं, हम टाइम देते हैं। इवन सपोज करो हमने उसमें माइक्रोवेव में कुछ रखा, ओके, आफ्टर इट गेट्स हीट अप, होता क्या है, अलार्म बजता है ना। सो हु इज डूइंग दिस ब्रेन, ये ब्रेन वाला काम कर कौन रहा है? ओके, इतना टाइम हो गया, नाउ लेट्स गिव एन अलार्म। ये डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है, ये कंट्रोल कौन कर रहा है? माइक्रो कंट्रोलर कर रहा है, राइट? ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और, यहाँ पे दो टर्म्स आई हैं। पहली एम्बेडेड सिस्टम्स, दूसरी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी आई थिंक ये 2-3 साल की जो बची हुई बीटेक है वो इन दोनों वर्ड्स के अराउंड काफी रिवॉल्व करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेटेड सर्किट्स को समझो। यहाँ जितने भी फ्रेशर्स हैं, तुम सब ने अपने 12th में एंड गेट्स, नैंड गेट्स और गेट्स ये सब पढ़े होंगे, राइट? लेकिन कभी देखा है ना कैसे दिख रहे हैं? ये तो पता है कि एंड गेट में एक टर्मिनल पे 1 देते हैं, दूसरे टर्मिनल पे 1 देते हैं, आउटपुट में 1 मिल जाता है। बट रियल लाइफ में हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, पता होना चाहिए ना कैसे काम कर रहा है क्या दिखता कैसा है, हम कैसे 1 और 0 देते हैं। चलो मैं बताता हूँ इंटीग्रेटेड सर्किट होता क्या है। सिंपल भाषा में इंटीग्रेटेड सर्किट इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का एक सेट है। सेट है मतलब कनेक्शन है। याद है हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ते थे, सर्किट्स बनाते थे, रेजिस्टर लगा हुआ होता था, कैपेसिटर लगा हुआ होता था, इंडक्टर लगा हुआ होता था, सॉल्व करते थे। उसी तरह के सर्किट बहुत ही छोटे स्केल पे बने हुए एक इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स को शॉर्ट में आईसी या चिप या माइक्रो चिप बोला जाता है। अब यहाँ पे देखो, ये बॉटम लेफ्ट में जो पिक है, ये नैंड गेट की आईसी है। नैंड गेट तुम सबने पढ़ा होगा, कुछ ऐसा दिखता है। सेकंड वाली एंड गेट की आईसी है, देखो कैसा दिखता है। और ये सब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स असेंबल होते हैं एक छोटे से सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर। इवन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप होती जा रही है कि सारे कंपोनेंट्स श्रिंक होते जा रहे हैं, हम छोटे से छोटे डिवाइसेस की तरफ स्विच कर रहे हैं। इवन हमारे हाथ में जो फोन है वो अपने आप में एक पीसी है। अब आईसी इतनी छोटी हो चुकी है। सबसे बॉटम राइट में जो पिक है उसे देखो, यहाँ पे जो आईसी है एक फिंगर नेल के ऊपर रखी हुई है। So this is the technology that we are going to develop, I think, in future. So the important thing to notice is here is an assembly of electronic components. Integrated circuit एक assembly है electronic components की। assembly यानी उन्हें जोड़ा गया है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को। कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को? चलो तुम लोगों का एक टेस्ट लेते हैं और इस बार चैट बॉक्स पे सब आंसर करना। बताएगा ये जो पिक अभी तुम्हारे सामने आई है क्या? सेकंड ईयर वाले आंसर ना करें, और जिसे ना पता हो वो कोशिश कर ले, बट फर्स्ट ईयर वाले जरूर ट्राई करें। गुड गुड गुड। इट्स अ रजिस्टर। V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ हम सबने लगाया है। रजिस्टर कुछ ऐसा दिखता है। ये स्ट्रिप्स दिखाई दे रही है इसके ऊपर, ये सबसे पहले वाले को देखो, ब्राउन, रेड, व्हाइट, ऑरेंज। हम याद है कैलकुलेट करते थे कि स्ट्रिप्स काउंट करके बी ब्यूरो ऑफ ग्रेट ब्रिटेन मुझे फॉर्मूला होता था लंबा सा, रेजिस्टेंस कितना होता है। कनक गौतम, रजिस्टर नहीं रजिस्टर, आई थिंक यू हैव टाइप्ड इट रॉन्ग। हाँ, तो ये रजिस्टर है, ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है। जब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे काम करोगे तो इन्हें यूज करोगे। अच्छा, मेरे पास एक और पिक है, बताना ये क्या है। मोहम्मद अरहम, हाँ वही फॉर्मूला था यार। हाँ एग्जैक्टली, ये कैपेसिटर है। अच्छा ये
अरे वाह, गुड, ये भी एक कैपेसिटर है। अच्छा, इन दोनों कैपेसिटर में डिफरेंस क्या है? शाहिद कमल। नहीं नहीं, माइक्रोफैरड्स। देखो, जो लेफ्ट में कैपेसिटर है वो सेरामिक कैपेसिटर है, जो राइट में है वो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है। सेरामिक कैपेसिटर पोलैरिटी इंडिपेंडेंट होता है, यानी इसके दो टर्मिनल्स हैं, किसी एक को पॉजिटिव में लगा सकते हैं, किसी भी एक को नेगेटिव में लगा सकते हैं, हम स्विच कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट वाला है उसे ग्राउंड से कनेक्ट कर सकते हैं, और राइट वाले को भी। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ पोलैरिटी। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक वाला जो है उसमें ऐसा नहीं है। एक स्ट्रिप है व्हाइट कलर की जो इंडिकेट करती है कि हाँ, यहाँ ये वाला ग्राउंड में कनेक्ट होगा। तो ये था डिफरेंस। ओके, ये इसे पहचानता है कोई? नहीं नहीं, स्विच नहीं है। ये क्लॉक ऑसिलेटर है। ये किसी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल से बना हुआ होता है जो वाइब्रेट करता है। क्लॉक क्या होती है मैं आगे बताऊंगा, अभी बस याद रखना ये दिखती कैसी है। अच्छा, ये क्या है? गुड, ये ट्रांजिस्टर है, तीन टर्मिनल्स। ध्यान से देखो, तीन टर्मिनल्स हैं इसके। चलो आओ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, जो आईसी दिखाई थी अभी मैंने तुम्हें कुछ देर पहले, एंड गेट और नैंड गेट की, वो अंदर से कुछ ऐसी दिखती हैं। अच्छा, ये बताओ, यहाँ पे जो तुम्हें दो आईसीज दिखाई दे रही हैं, इसके अंदर तुम्हें लॉजिक गेट्स बने हुए दिख रहे होंगे। अच्छा, ये बताओ, जो लेफ्ट में गेट बना हुआ है वो कौन सा है? सब पढ़ के आ रहे हो तुम? नहीं नहीं, नॉर नहीं है। अहमद बिलाल जैदी। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, ये नॉट गेट है, इन्वर्टर है। अच्छा, यहाँ पे देखो, इसकी तुम्हें ये जो 1 से लेके 14 तक नंबर लिखे हुए हैं ना, ये पिंस हैं। ये पिन आउट है इसका। यहाँ पे याद है हम 1 0 दिया करते थे, अगर इन्वर्टर पे या नॉट गेट पे अगर 1 देंगे तो आउटपुट में 0 मिलेगा। ये वही है। फर्स्ट टर्मिनल को देखो, फर्स्ट पे अगर 1 दिया जाए तो 2 पे हमें आउटपुट 0 मिलेगा। लेकिन 1 0 होते क्या है? मैं 1 कैसे दूं फर्स्ट वाले टर्मिनल पे, बताया कोई? 1 टाइप कर दूं, क्या करूं? हाँ, ऑन या ऑफ? सिग्नल, वोल्टेज, वोल्टेज। 1400 फॉर नो करंट, इलेक्ट्रिसिटी। देखो, लॉजिक 1 का मतलब होता है कि आप कुछ वोल्टेज सप्लाई कर रहे हो, कोई सिग्नल दे रहे हो। और हम जो आईसीज पे काम करते हैं, हम यूजुअली 3.3 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट सप्लाई देते हैं। और 0 मतलब नो सप्लाई, ग्राउंड। ये ग्राउंड वर्ड बहुत बार आएगा तुम्हारे सामने, ठीक है? तो यहाँ पे सपोज जो इन्वर्टर 1 और 2 टर्मिनल के बीच में है, अगर 1 पे मैं हाई करता हूँ, हाई मीन्स यानी 3.3 वोल्ट सप्लाई दूंगा, तो उस 2 पे हमें लॉजिक 0 मिलेगा, यानी नो सप्लाई, ग्राउंड, वोल्ट, कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। अच्छा चलो, राइट पे आते हैं। ये कौन सा गेट है? एंड गेट। सब भूल गए हो? हाँ भाई, एंड है और है। एक ने एंड लिखा तो सबने और लिखा, और फिर एक ने और लिखा तो सबने और लिखा। ये और गेट है, एंड गेट नहीं है।
अच्छा ये तो याद होगा, माइक ऑफ कर ले यार प्लीज। और गेट है ये, अच्छा ये तो याद होगा ना और गेट कैसे काम करता था। बिल्कुल वही है। फर्स्ट यहाँ पे देखो 14 पिन पे, जो फर्स्ट पिन है और सेकंड पिन है फर्स्ट और सेकंड यूज होंगी इनपुट देने के लिए, थर्ड पे हमें आउटपुट मिलेगा, समझे। यानी वन पे हाई, टू पे हाई, यानी वन पे अगर मैं 3.3 वोल्ट दूंगा, टू पे 3.3 वोल्ट दूंगा, थर्ड पे मुझे आउटपुट मिलेगा, कितना मिलेगा बताओ। हाँ 3.3 वोल्ट जिसने भी आंसर किया है सही किया है। अच्छा चलो देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा इस इंसान को जानता है कोई? एनीवन नो दिस जीनियस? अरहम अलम, आलम हाँ, स्टीव वोजनियाक। ओके, वोजनियाक गुड। अच्छा मैं फैन हूँ इस इंसान का, स्टीव वोजनियाक। एप्पल के जो कंप्यूटर्स थे, जो जिन्होंने एक पीसी रिवॉल्यूशन लाके खड़ा किया, वो एक्चुअली में इसी ने बनाया था, नोन एज इलेक्ट्रॉनिक्स जीनियस। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, जहाँ पे इसने पीसी के ऊपर हाथ रखा हुआ है, उस पीसी के आगे देखो एक बोर्ड है, दिखाई दे रहा है? देखो कितनी सारी आईसीज लगी हुई हैं इसके ऊपर, दिखाई दे रही है? ये आईसीज गेट्स भी हो सकते हैं, ये आईसी माइक्रो कंट्रोलर्स भी हो सकते हैं, बट देखो किस तरह ये कनेक्टेड है, एक सीक्वेंस में, एक पैटर्न में असेंबल्ड है, और एक पीसी बना रहे हैं। अच्छा यहाँ पे जो ब्लू कलर का एक ये कंपोनेंट है, अगर तुम देख पा रहे हो, कोई बताएगा ये क्या है? नहीं नहीं बैटरी नहीं है। हाँ यू आर राइट, इट्स अ कैपेसिटर। अच्छा यहाँ पे कैपेसिटर के बराबर में लकड़ी के बोर्ड पे देखो दो छोटे छोटे एक कंपोनेंट्स हैं, एक ब्लैक कलर का है, एक वाइट कलर का स्क्वायर फ्रेम है, ये क्या है? हाँ एग्जैक्टली, ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? Convert AC to AC. एसी टू एसी? देखो मैंने अभी अभी कहा था, हमारी जो आई शायद अगर मैं भूल गया हूँ दोबारा बता देता हूँ, आईसी जो होती है ना, वो बहुत ही कम वोल्टेज पे काम करती है, हम उन्हें सीधे मेन से सप्लाई नहीं देते, बट पीसीज वगैरह को हम पूरा प्लग इन करके, हमारे घर में मेन सप्लाई आ रही होती है उससे पावर करते हैं। अगर हमने आईसीज को या फिर ये जो मदरबोर्ड दिख रही है इसे सप्लाई दे देंगे, जल जाएगी, इसलिए उस वोल्टेज को कम करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर्स का यूज करते हैं। बट देखो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना एडवांसमेंट आ चुका है, जहाँ पे ये इतना बड़ा कंप्यूटर का सेटअप है, अब बस एक छोटे से लैपटॉप में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि तब आईसीज काफी बड़ी बड़ी होती थी, आईसीज भी स्मॉल स्मॉल होती जा रही हैं। जैसे मैंने दिखाया था, एक फिंगर नेल के ऊपर रखी हुई छोटी सी आईसी थी, याद है? तो ये था जो मुझे बताना था। आगे चलते हैं। हाँ दूसरी टर्म एम्बेडेड सिस्टम, जो मैंने कहा था बहुत बार तुम्हें देखने को मिलेगा। एम्बेडेड सिस्टम अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पे एम्बेडेड का मतलब होता है हिडन इनसाइड। हिडन इनसाइड मतलब एक बड़े चीज का पार्ट होना, छोटा सा कि दिख नहीं रहा बट बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। सिस्टम मल्टीपल कंपोनेंट्स, मतलब हिडन इनसाइड मल्टीपल कंपोनेंट्स। एम्बेडेड सिस्टम
एक कॉम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर का। यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और हार्डवेयर भी। अब तक शायद जितने लेक्चर में तुम लोगों ने प्रोग्रामिंग की है, राइट? लेकिन प्रोग्रामिंग से सिर्फ हम प्रिंट नहीं कराते, प्रोग्रामिंग से सिर्फ इफ एल्स यूज नहीं करते, कंडीशंस यूज नहीं करते, सिर्फ लूप नहीं लगाते हम लोग। प्रोग्रामिंग का यूज बड़े से बड़े कामों के लिए होता है। प्रोग्रामिंग का यूज एक सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करने के लिए होता है, प्रोग्रामिंग का यूज रोबोट को कंट्रोल करने के लिए होता है, प्रोग्रामिंग का यूज बैलिस्टिक मिसाइल्स को यूज करने के लिए होता है, एक टैंक को कंट्रोल करने के लिए होता है। और ये हो कैसे रहा है? इसका मतलब सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं हार्डवेयर से लिंक करा हुआ है। यही है एम्बेडेड सिस्टम। Embedded system is a microprocessor or microcontroller based system of hardware and software designed to perform dedicated functions. ये एक dedicated function करेगा। जैसे हमारे लैपटॉप होते हैं या फिर हमारा फोन है, इससे हम अलग अलग टास्क कर सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, सर्फिंग कर सकते हैं, फोन बात कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे इतनी सारी चीजें नहीं करेगा, एक स्पेसिफिक टास्क करेगा, लेकिन उसे बहुत अच्छे से करेगा। It can act independently or within a larger electrical or mechanical systems. Robotic arms यूज होती है इंडस्ट्रीज में। उन आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं एक एम्बेडेड सिस्टम है। वहाँ मैकेनिकल सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं, एक्चुएटर्स यूज हो रहे हैं, मोटर्स हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए हम यूज कर रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर का। अच्छा, अब तक किसी को अब तक सब समझ में आ रहा है तो प्लीज यार एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो, ताकि मुझे भी लगे कि मैं शायद सही फ्लो में जा रहा हूँ। Because I have something else to show you all. Okay. अच्छा देखो, माइक्रो कंट्रोलर्स हमारा काम आसान करते हैं, वरना हम इन्हें यूज नहीं कर रहे होते। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ हमारा काम कैसे आसान करते हैं। इस वीडियो को देखना। पहले बता देता हूँ एक छोटी सी चीज। ये जो सिल्वर कलर का छोटा सा तुम्हें पार्ट दिख रहा है, सिल्वर कलर का ग्रेइश, ये स्टेपर मोटर है, यूनिपोलर स्टेपर मोटर, ठीक है। और ये जो तुम्हें ब्राउन कलर का पार्ट दिख रहा है, ये कपलिंग है। किसी को आइडिया कपलिंग क्या होती है? अच्छा चलो सुनो, मोटर के बाहर एक रोटर निकला हुआ होता है, शाफ्ट जिसे बोलते हैं, ये तो पता होगा सबको। नहीं पुली नहीं होती भाई। हाँ, मैं क्या कह रहा था, मोटर से एक रोटर बाहर निकला होता है, छोटा सा घूमता है, जिसे शाफ्ट बोलते हैं। आई गेस सबने उतना तो देखा होगा ना। जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, रोबोटिक्स पे काम करते हैं, तो हम सीधे सीधे शाफ्ट के ऊपर कोई भी कनेक्शन नहीं करते, हम एक कपलिंग का यूज करते हैं। ये वही कपलिंग है, मोटर की शाफ्ट के ऊपर लगी हुई है। अब देखो इसे कंट्रोल कैसे करते हैं, मतलब सिंपल। अब तुम कहोगे भैया एक इसमें क्या है, एक वायर लो, एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाओ, एक नेगेटिव पे, चल गई मोटर। पहली बात तो मोटर ऐसी है भी नहीं। इस मोटर में 6 वायर्स हैं, ठीक है। चलो फिर भी इस चीज तक आने में तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, बट देखो अभी यहाँ मेरा दोस्त आएगा और वो उसे कंट्रोल करेगा, देखना वो कर कैसे रहा है बैटरी से। तुम्हें घूमता हुआ दिख रहा है कपलिंग? थोड़ा स्किप किया है, बट देखो वो कैसे कैसे एक एक करके वायर टच कर रहा है, एंड द कपलिंग इज मूविंग वन स्टेप। यार यस तो लिख दो, बिल्कुल नॉन इंटरेक्टिव सा प्लेटफॉर्म बना दिया। देख पा रहे हो ना? आई गेस एक कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो रहा है। मतलब अगर मुझे मोटर कंट्रोल करनी है तो मैं वायर लेके थोड़ी बैठूंगा यार, बैटरी के ऊपर एक एक करके कनेक्शन करूं और फिर उसे चलाऊं। सोचो रोबोट में कैसे लगेगा ये। चलो देखो माइक्रो कंट्रोलर काम कैसे आसान करता है। सेम मोटर है, सेम कपलिंग है, लेकिन कंट्रोल देखो। ये क्या हो गया? आई गेस कुछ फॉल्ट हो गया। चलो इनको रिफ्रेश करके देखते हैं।
आई गेस यार कुछ इश्यू हो रहा है। चलो मैं दोबारा दिखा दूंगा अभी, एक सेकंड। हाँ हाँ, तो एम्बेडेड सिस्टम्स पे थे। मैं दिखा दूंगा यार वीडियोस, अभी पता नहीं कुछ इशू आ रहा है, चल नहीं पा रही है, बट आई गेस जब रिफ्रेश करूंगा दोबारा दिखा दूंगा। तो हाँ, क्या था, एम्बेडेड सिस्टम समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है। अच्छा देखो, अब एम्बेडेड सिस्टम मैंने कहा था कि हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को लिंक करते हैं। ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तुम्हें देता हूँ मैं। ट्रैफिक लाइट सबने देखी होगी, है ना? अब जरा ये सोचो, ट्रैफिक लाइट एक तरीके से ऑटोमेटेडली काम करती है। पहले रेड लाइट जलती है, कुछ देर के लिए रुकती है, फिर येलो लाइट, फिर कुछ टाइम तक रुकती है, फिर ग्रीन लाइट जलती है। ये टास्क कंट्रोल कर रहा है हमारा माइक्रो कंट्रोलर। उसमें एक माइक्रो कंट्रोलर होगा और प्रोग्रामिंग के थ्रू ये टास्क हो रहा है। तो आसपास अगर तुम्हें कोई भी डिवाइस दिखाई दे रहा है, कोई भी मशीन दिखाई दे रही है जिसमें तुम्हें लगता है यार इसमें कुछ प्रोग्राम रन कर रहा होगा, तो समझ लेना वहां पे कोई ना कोई या तो माइक्रो प्रोसेसर होगा या फिर माइक्रो कंट्रोलर होगा। ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर में क्या डिफरेंस होता है अभी मैं बता दूंगा। तो हम सॉफ्टवेयर, हमें कोड करना पड़ता है एम्बेडेड सिस्टम्स को, यानी हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको कोड किया जाता है, उसको प्रोग्राम किया जाता है। हाँ, प्रोग्रामिंग की जाती है उसकी। इसका मतलब अब तक जो सी, पाइथन जितनी लैंग्वेजेस सीख रहे थे ना, वो सिर्फ एक लूप चलाने के लिए और इन सब के लिए नहीं थी। हाँ, प्रोग्रामिंग का यूज वेबसाइट्स बनाने के लिए होता है, एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज होता है, लेकिन इससे भी आगे बहुत कुछ है। ठीक है। ये इमेज दिखाई दे रही है सबको? यहाँ पे जो छोटा सा तुम्हें बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये डेवलपमेंट बोर्ड है। और इसके बीच में यहाँ पे, मुझे ये बताओ सबको, वो ब्लैक कलर की चिप दिखाई दे रही है? ये, है ना? यही है माइक्रो कंट्रोलर। मैंने कहा था ना, माइक्रो कंट्रोलर इज एन आईसी, इट्स एन इंटीग्रेटेड सर्किट। ये माइक्रो कंट्रोलर है, इसे प्रोग्राम किया जाता है। अच्छा यहाँ पे आओ, ये लैपटॉप दिखाई दे रहा है? लैपटॉप के साइड से दो केबल निकल रही हैं। इन दो में से एक केबल इस बोर्ड के थ्रू कनेक्टेड है, इस डेवलपमेंट बोर्ड से। और हम इस माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम कर रहे हैं, मुझे टास्क बता रहे हैं ये कर, मोटर चलाना हो, एक रोबोट को बैलेंस कराना हो, या कोई भी टास्क हो, हम इसे प्रोग्राम करते हैं। अब प्रोग्राम कैसे करते हैं तुम मुझसे कहोगे, तो हम परसों हमारा फिर लेक्चर है, तब हम आपको प्रोग्रामिंग बताएंगे। बट आज समझो ये होता क्या है। ठीक है। तो इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया सबके? अच्छा देखो, यहाँ पे एक चीज और देखो, ये डेवलपमेंट बोर्ड में आईसी तुम लोगों ने देख ली है ना, ये यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर आईसी लगी हुई है। अच्छा, ये एलईडीज दिखाई दे रही है? रेड, ग्रीन, येलो। और देखो, ये कैपेसिटर दिखाई दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। और देखो, रेजिस्टर्स, या फिर एक कैपेसिटर। और ये जहां तक है तीन टर्मिनल, ये ट्रांजिस्टर होगा। तो जो कुछ भी ट्वेल्थ में पढ़ा था ना, वो बेकार नहीं है, सब काम आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में। चलो आगे देखते हैं। मैंने कहा था आसपास अगर कोई भी ऐसी मशीन दिखाई दे रही है ना जिसमें तुम्हें लगे यार इसमें प्रोग्राम रन कर रहा हो, समझ जाओ वहां पे कोई माइक्रो कंट्रोलर है या माइक्रो प्रोसेसर है। देखो इन सब इमेजेस को, एटीएम मशीन सबने यूज की होगी, माइक्रो कंट्रोलर्स का यूज। ये क्या बोलते थे जैसे फिटबिट, डिजिटाइजेशन है ना, या डिस्प्ले हो रहा है, एक माइक्रो कंट्रोलर होगा जो डिस्प्ले कर रहा होगा क्या टाइम है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे कितने कितने कौन से प्लेटफॉर्म पे कितने बजे कौन सी ट्रेन आएगी, कितनी देर में आएगी, माइक्रो कंट्रोलर्स। ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल मैं तुम्हें बता चुका हूँ। चलो तुम लोगों के एक टास्क है, एक मिनट, एक दो मिनट के लिए सोचो, और कहाँ तुमने आसपास देखा है कुछ कुछ प्रोग्राम होते हो, कोई मशीन देखी हो, हाँ यार ये प्रोग्राम होती है, इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर गारंटीड होगा। देखो चैट बॉक्स पे। तब तक मैं देखता हूँ वीडियो प्ले क्यों नहीं हो रही थी।
ये सब बना अच्छे से लेना कमेंट। वीडियो गेम्स, वेट मशीन, वेट मशीन, हाँ उसमें डिस्प्ले होता है एग्जैक्टली। डेंजर अलार्म, वीडियो गेम्स, ट्रैवलर्स ट्रेन्स, गुड, एयरपोर्ट्स ऑब्वियसली, अलार्म वॉच, डिजिटाइजेशन, हाँ हो सकता है, अंडर वाटर ड्रोन्स, हाँ ऑफ कोर्स है, कंप्यूटर, हाँ देखो कंप्यूटर और माइक्रो कंट्रोलर्स में अंतर होता है, याद रखना। मैंने कहा था माइक्रो कंट्रोलर में एक वर्ड आता है स्पेसिफिसिटी, है ना, स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। एक लैपटॉप या कंप्यूटर से तुम बहुत अलग अलग तरह की चीजें कर सकते हो, तो इसीलिए इसीलिए माइक्रो कंट्रोलर को ना एक कंप्रेस्ड कंप्यूटर कहा गया है। अंतर समझ पा रहे हो? दो तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर भी माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं। हमारा जो प्रोसेसर होता है वो डायरेक्टली रीड नहीं करता तुमने कौन सी की प्रेस की है कीबोर्ड पे, एफ या जी या जो भी, उसको रीड करने के लिए एक माइक्रो कंट्रोलर है। तुम जो माउस का पॉइंटर मूव कराते हो, उससे कंट्रोल करने के लिए अलग से एक माइक्रो कंट्रोलर है। छोटे छोटे माइक्रो कंट्रोलर्स हैं कंप्यूटर के अंदर। अच्छा चलो, अब मैं वो वीडियो प्ले करता हूँ। याद है हमने वो वीडियो देखी थी, उसमें वो मेरा दोस्त एक 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 करके वायर्स को टच कर रहा था और उसे मूव करा रहा था, है ना। सेम 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 चीज है, कपलिंग है, सेम मोटर है, बस हमने उस कपलिंग के ऊपर एक आर्म अटैच कर दिया। हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उसमें तो हमें आर्म बनानी थी, तो हमने उस कपलिंग पे आर्म अटैच कर दी। मैं तुम्हें बताया था कपलिंग का यूज क्या होता है, डायरेक्टली माउंट नहीं करते हैं, तो कपलिंग पे हमने उसे अटैच किया। अब देखो माइक्रो कंट्रोलर काम कैसे आसान कर रहा है, दिखाई दिया? माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसे कितना रोटेट करना है। टास्क आसान हुआ, और जो चीज काम आसान करे वो मशीन है। ये था माइक्रो कंट्रोलर। आई गेस तुम्हें थोड़ा आइडिया हुआ होगा कि इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है माइक्रो कंट्रोलर्स की। या फिर अगर तुम्हें थोड़ा और चीजें दिखाऊं तो इधर देखो, ये ह्यूमनॉइड रोबोट कैसे कर पा रहा है ये सारे टास्क, डांस वगैरह, माइक्रो कंट्रोलर से प्रोग्राम किया गया है इसे। और एग्जांपल्स, एक लाइन फॉलो रोबोट, इस रोबोट का काम है इस ब्लैक स्ट्रिप्स बना रखी हैं, इसे फॉलो करते हुए अपना रोटेशन कंप्लीट करना। कैसे रीड कर रहा है, कैसे डिटेक्ट कर रहा है, हाँ यहाँ पे ये ब्लैक कलर की स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप से फॉलो करना है और फॉरवर्ड मूव करना है। माइक्रो कंट्रोलर, ब्रेन ऑफ एवरी रोबोट। या फिर एक सेल्फ बैलेंसिंग रोबोट, खुद को बैलेंस करे हुए है। अगर आगे की तरफ गिरता है तो व्हील्स उसे पीछे ले जाते हैं, पीछे की तरफ गिरता है आगे ले जाते हैं। यहाँ पे सेंसर्स यूज हो रहे हैं, जायरोस्कोपिक सेंसर्स, एक्सेलेरोमीटर्स, लेकिन वहां तक जाने के लिए उन सेंसर्स को ऑपरेट करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर्स की नॉलेज होनी जरूरी है। तो आज माइक्रो कंट्रोलर समझो, और जब क्लब आने का मौका मिलेगा मिलकर काम करेंगे इन चीजों के ऊपर। चलो मैं स्लाइड आगे लेके जाता हूँ। अच्छा एक वीडियो और थी, आई गेस रिप्ले, चलो यार आज प्ले नहीं हो रही, चलो आगे प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करते हैं। हाँ, now components of microcontrollers। तो अब आते हैं माइक्रो कंट्रोलर बनता कैसे। मैंने कहा था माइक्रो कंट्रोलर एक आईसी है। इस वर्ड पे मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि आगे जाके मुझे तुम लोगों को एक पॉइंट ऐसा क्लियर करना है जो तुम्हें पता होना बहुत जरूरी है। तो अभी माइक्रो कंट्रोलर में जब बोल रहा हूँ ध्यान रखना, माइक्रो कंट्रोलर एक आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, ठीक है, दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग यूनिट एंड लॉजिक यूनिट, जिसे तुम सीपीयू के नाम से जानते हो या माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं हम, ठीक है। तो ध्यान से देखो इस पिक को, माइक्रो कंट्रोलर दिखाई दे रहा है, स्क्वायर कलर, स्क्वायर
क्यूबिकल बोलेंगे इसे, नहीं सॉरी क्यूबॉइडल चिप दिखाई दे रही है, ये चिप है माइक्रो कंट्रोलर। आईओ आईओ जिस चिप के ऊपर आईओ लिखा हुआ है उसे देखो, वो भी आईसी है, ये भी आईसी है। माइक्रो कंट्रोलर आईसी स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकती है और ऐसी भी। वो दिक्कत है वो सरफेस माउंट और उस तरह की होती है, वो तुम पढ़ोगे आगे। बट इधर ध्यान दो, माइक्रो कंट्रोलर आईसी आईसी जो है ये मिलके बनी हुई है अलग अलग चिप से। इसके कंपोनेंट्स हैं, इसमें एक एडीसी ऐड होता है, क्लॉक ऐड होती है, रैम ऐड होती है, एक सीपीयू चिप ऐड होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हो, रोम रैम। आई थिंक इसके बारे में तो नॉलेज है, जब भी लैपटॉप लेने जाते होगे सीपीयू रैम रोम सबसे पहले देखते होगे, है ना। आईओ इनपुट आउटपुट्स, भाई माइक्रो कंट्रोलर इतने सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इनपुट आउटपुट भी तो चाहिए होंगे उसे। सेंसर का डेटा रीड कर रहा है, उसे इनपुट चाहिए, मोटर को रन करा रहा है, आउटपुट चाहिए। तो ऐसे बनता है कुछ माइक्रो कंट्रोलर, कंपोनेंट्स होते हैं इसके छोटे छोटे। पहला सीपीयू, आई थिंक ये सबको पता होगा, सब 8th-9th में हमने पढ़ा है ये चीज। सीपीयू का मेन टास्क होता है इंस्ट्रक्शंस को फेच करना मेमोरी से, उसे डिकोड करना यानी पहचानना कि ये इंस्ट्रक्शन मुझसे करवाना क्या चाह रहा है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर उसे एग्जीक्यूट करना। सबसे सिंपल टास्क, या सिंपल भाषा में कहा जाए टू रन अ प्रोग्राम। ये तो पढ़ा होगा सबने 6th-7th में। तो व्हाट इज अ प्रोग्राम? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना। सीपीयू ये टास्क करता है, क्लॉक और टाइमर। अच्छा हाँ, एक चीज और, अगर एक माइक्रो कंट्रोलर को एक इंसान से कंपेयर किया जाए ना, तो ऐसे समझो, जो काम हमारे बॉडी में ब्रेन करता है, माइक्रो कंट्रोलर की बॉडी में वो काम सीपीयू करता है। अब हमारी बॉडी में जो काम हमारा हार्ट करता है ना, वो काम माइक्रो कंट्रोलर में क्लॉक या टाइमर करता है। इसका पर्पज है टाइम गैप देना दो इंस्ट्रक्शंस के बीच में। सारे कंपोनेंट्स जो जितने मैंने भी पीछे दिखाए थे उन सबको सिंक्रोनाइज करके रखना। क्लियर हुई ये चीज? या फिर इसका और अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जैसे ट्रैफिक लाइट वाला था, है ना, तो रेड कितनी देर तक जली रहेगी, एक क्लॉक संभालता है इस चीज को, टाइमर संभालता है। हाँ, 5 सेकंड के लिए रोक के रखना है, 20 सेकंड के लिए रोक के रखना है रेड को, फिर उसके बाद जैसे ही 20 सेकंड तक वो जलती रही फिर दूसरी लाइट पे स्विच करो। ये काम क्लॉक या टाइमर का है। उसके बाद इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, माइक्रो कंट्रोलर कंटेन्स प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स। उसकी जो इनपुट आउटपुट पिन्स होती हैं हम उसे प्रोग्राम कर सकते हैं। कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं भाई? कब हाई करना है, कब लो करना है, याद है पढ़ा था अभी 1-0, वही सब चीजें, इनपुट आउटपुट, उसे कंट्रोल करना, प्रोग्राम करना, हाई लो देना। अब जब प्रोग्रामिंग सीखोगे माइक्रो कंट्रोलर्स की तब ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। एडीसीज, डीएसीज, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना, डीएसीज डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, ये सारी चिप्स इसमें एम्बेड रहती हैं। और मेमोरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर जनरली 3 तरह की मेमोरीज होती हैं। पहली रैम सबको पता है, वॉलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी होती है। पावर बंद, डेटा गायब। इसमें डेटा कंटिन्यूअसली रीड किया जाता है और इसी में हम चेंजेस करते हैं। रैम रोम में अंतर आई गेस तुम सबको पता होगा। यहाँ पे रोम ना बोल के 2 अलग टर्म्स हैं, फ्लैश और ईप्रोम। फ्लैश ईप्रोम में अगर आप पावर स्विच ऑफ कर दोगे तो डेटा कहीं जाएगा नहीं, स्टोर्ड रहेगा। नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब होता है जो चीज उड़ जाए, जैसे थिनर या पेट्रोल। ऐसा नहीं है, डेटा कहीं जाएगा नहीं। फ्लैश इज यूज्ड टू स्टोर द प्रोग्राम। मैंने याद है कहा था माइक्रो कंट्रोलर्स को प्रोग्राम करते हैं, उनके अंदर कोड डाला जाता है। वो कोड एक्चुअली कहाँ जाता है? यही फ्लैश में जाता है। इट इज वेयर वी राइट और अपडेट आवर माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम। ईप्रोम में भी डेटा स्टोर होता है, बट तब जब हमें लंबे टाइम के लिए उस चीज को रखना हो। अब आते हैं इस टॉपिक पे, माइक्रो कंट्रोलर वर्सेस माइक्रो प्रोसेसर। अब ध्यान से जरा इन दो पिक्स को देखो। माइक्रो प्रोसेसर या फिर सीपीयू भी जनरली जिसे हम बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर एक बड़ा टर्म है, सीपीयू एक पार्ट है उसका। ठीक है। अब सीपीयू के अंदर एएलयू होता है जो तुम्हारे अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन संभालता है। रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स क्या होते हैं? सीपीयू क्या करता है? मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेता है और रजिस्टर में रखता है। बहुत कम मेमोरी होती है। कैश, जब तुम लैपटॉप खरीदे होंगे तो वहाँ पे वर्ड आया हो कैश मेमोरी, वो यही है। कंट्रोल यूनिट जो एक्चुअली तुम्हें एग्जीक्यूट करके देता है प्रोग्राम को, ये है माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर क्या है? जैसे मैंने कहा था, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होता है सीपीयू। माइक्रो प्रोसेसर को जरूरत होती है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की, टाइमर की, काउंटर की, रैम की, रोम की, तब जाके वो काम कर पाता है। बट माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ये सारी चीजें इनबिल्ट रहती हैं। जिस किसी सिस्टम में, जिस किसी चिप पे ये सारी चीजें आ जाए तो वो अपने आप में कंप्यूटर सिस्टम बन जाता है। जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर क्या है? इट्स काइंड ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, इट्स अ कंप्रेस्ड कंप्यूटर। सीपीयू है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं, रैम है, रोम है, बस यही डिफरेंस है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में। याद रखना, द मोस्ट बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ माइक्रो प्रोसेसर, या फिर शॉर्ट में म्यूपी बोला जाता
and microcontroller MUC is that MUP needs to be interfaced with external memory. माइक्रोप्रोसेसर को इंटरफेस किया जाता है एक्सटर्नल मेमोरी से, इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस से, तब जाके काम करता है। माइक्रोकंट्रोलर में वो चीजें ऑलरेडी होती हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे है इंटरेस्टिंग चीज, और सेकंड थर्ड ईयर वाले भी अगर हो तो ध्यान दे लेना, काफी लोगों को चीजें पता नहीं होती। यहाँ पे 3 तरह की चीजें दिखाई दे रही होंगी तुम्हें। ये तीनों के तीनों माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, लेकिन इतने अलग क्यों दिख रहे हैं? मैंने अब तक तुमसे बार बार कहा था कि माइक्रो कंट्रोलर इज अ इंटीग्रेटेड सर्किट, एक चिप है ना? तो अब जरा पहचान के बताओगे, ये जो इस पे माइक्रो चिप लिखा हुआ है एटमेगा 328P, ये क्या है? ये है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर एक आईसी होती है, इंटीग्रेटेड चिप होती है। दिस इज माइक्रो कंट्रोलर। और यहाँ पे जो तुम्हें ब्लू कलर का एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं आर्डिनो। जब भी रोबोटिक्स या कोई भी प्रोजेक्ट करोगे, आर्डिनो पे जरूर काम करोगे सबसे पहले। इससे मतलब बेसिक, सबसे पहले इसी माइक्रो कंट्रोलर से हम शुरू करते हैं। इवन अब जितनी भी माइक्रो कंट्रोलर सीरीज में जितने भी लेक्चर्स आएंगे, आर्डिनो पे फोकस होंगे। कायदे में से माइक्रो कंट्रोलर नहीं बोला जाता, इसे ऑगमेंटेड माइक्रो कंट्रोलर बोला जाता है। ऑगमेंटेड इसलिए क्योंकि यही माइक्रो कंट्रोलर की जो चिप है, इसी पे कैपेसिटर्स लगा दिए जाए, क्लॉक लगा दी जाए, वोल्टेज रेगुलेटर्स लगा दिए जाए, पिंस कनेक्ट कर दी जाए, तो ये ऑगमेंटेड माइक्रो कंट्रोलर बन जाता है। अलग अलग कंपनीज अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड्स मैन्युफैक्चर करते हैं। इस स्लाइड के बाद से अब जब भी माइक्रो कंट्रोलर वर्ड यूज होगा, वो माइक्रो कंट्रोलर चिप के लिए नहीं, ऑगमेंटेड माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए यूज होगा। ऑगमेंटेड माइक्रो कंट्रोलर्स को ही शॉर्ट में हम माइक्रो कंट्रोलर या फिर माइक्रो कंट्रोलर यूनिट बुलाते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये ब्लैक कलर की चिप दिखाई दे रही है यहाँ पे, जिसपे लिखा हुआ है एटमेगा 328P। ये सेम चिप है, समझ में आया? ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, ये है मेन माइक्रो कंट्रोलर। इसी पे अलग अलग पेरिफेरल्स, अलग अलग कंपोनेंट्स अटैच किए तो बन गया ऑगमेंटेड माइक्रो कंट्रोलर। इसी पे हम काम करेंगे, अलग अलग वेरिएंट्स आएंगे इसके। इतना क्लियर हुआ तो यार यस लिख दो। बहुत देर से किसी ने रेस्पॉन्स नहीं किया। भैया, हाँ भैया, in this there is a wire which connect all these kind of things. हाँ यार देखो, ये पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। यहाँ पे ना तुम बहुत एग्जैक्टली वायर से कनेक्ट नहीं करते हैं। ये कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है, लेकिन वायर से कनेक्टेड नहीं है। जैसे तुम खुद कनेक्ट करते हैं ना बैटरी वगैरह, वो तार नहीं है, तार हैं लेकिन बहुत छोटे हैं। हम पीसीबी बनाते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। एक कॉपर प्लेट के ऊपर इन सबको एम्बेड किया जाता है। आई थिंक क्लासेस, हाँ तुम्हारी पीसीबी क्लासेस हैं, टेंशन मत लो। ये कैसे कनेक्टेड है ना, वायर वाला टॉपिक सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। अभी अभी इतना समझो, ये कनेक्टेड है, वायर्स हैं, बट अभी तुम्हें वायर्स दिख नहीं रहे, ऐसा समझ लो। बट ये सब कनेक्टेड है, वायर्ड है, बिल्कुल कनेक्टेड है। हर कंपोनेंट जिससे जहाँ कनेक्ट होना चाहिए कनेक्टेड है। ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है अपने आप में, ये यही मैजिक है यार इलेक्ट्रॉनिक्स का। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, अभी तीसरा बोर्ड देखो, यहाँ भी तुम्हें सेम चिप दिखाई दे रही होगी, दिखाई दी? ये माइक्रो कंट्रोलर है, मेन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ये ऑगमेंटेड माइक्रो कंट्रोलर, जिसे एमसीयू माइक्रो कंट्रोलर यूनिट या हम सिंपल माइक्रो कंट्रोलर जो बोलते हैं, इसी को रेफर करते हैं। ये अब ये क्या है फिर? माइक्रो कंट्रोलर यहाँ भी है, इसे बोलते हैं डेवलपमेंट बोर्ड्स। किसी को स्पेसिफिकली काम करना हो तो हम अपना खुद का बोर्ड बना सकते हैं। ऑगमेंटेड माइक्रो कंट्रोलर्स अलग अलग कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं। आर्डिनो एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, एक अलग कंपनी है, अलग अलग तरह के बोर्ड्स मैन्युफैक्चर करती है। ऊनो के नाम से, मेगा के नाम से, लेनार्डो के नाम से, प्रोमिनी के नाम से। अभी आगे ऋतिक भैया क्लास लेंगे, वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे। तो अलग अलग होते हैं। एक एक्सप्रेसिव कंपनी है, वो मैन्युफैक्चर करती है। अब डेवलपमेंट बोर्ड क्या है? सपोज करो मुझे यहाँ पे काफी सारी पिन्स दिखाई दे रही है, यहाँ देखो 0 से लेके 14 तक, राइट? अब मुझे ये काम नहीं करना, इतनी सारी पिन्स का काम नहीं है, तो मैं कम यूज कर लूंगा। इसके लिए मैं अलग से अपना खुद का बोर्ड बना सकता हूँ। देखो कैपेसिटर लगा हुआ है, मैंने वोल्टेज रेगुलेटर लगा रखे हैं, ट्रांजिस्टर्स लगा रखे हैं, एक आईसी लगा रखी है यहाँ से कनेक्ट करने के लिए अपने कंप्यूटर से। ये डेवलपमेंट बोर्ड है। इन तीनों में अंतर समझना। क्लियर हो गया हो तो यस लिख दो, और किसी को डाउट हो तो पूछ लो आराम से। तो यस लिख नहीं रहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्लियर? पूछ लो। डेवलपमेंट बोर्ड्स हम खुद भी बना सकते हैं, सिर्फ ये चिप का काम है छोटा सा। आर्डिनो खरीदोगे 500 का आएगा। चिप कितने की आएगी? 70, 80, 90, 125 से ज्यादा। ठीक है,
डेवलपमेंट बोर्ड मुझे ही बनाना था, आई गेस क्लब खुला हुआ था, तुम लोगों में से किसी के साथ बना लेता हूँ। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा, अब इधर देखो, एम्बेडेड सिस्टम्स क्लियर हो चुका है तुम लोगों को, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो चुके हैं, माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर भी हो चुका है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, एम्बेडेड सिस्टम्स का स्कोप बहुत ज्यादा है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो तुम देख चुके हो, टीवी, वॉशिंग मशीन, यहाँ पे हर जगह है। टेलीकॉम में है, कम्युनिकेशंस के लिए यूज किया जाता है, सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने के लिए, मिलिट्रीज में, ऑटोमोबाइल्स में, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स में, ऑटोमेशन में, मेडिकल सिस्टम्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। अब तुम शायद समझ सकते हो, खुद कहीं कहीं भी जाओ ना और लगे यार इस डिवाइस पे तो कोई प्रोग्राम रन कर रहा है, तुम खुद सोचो, तुम अगर हॉस्पिटल में भी घुसोगे तो काफी सारे ईसीजी मॉनिटरिंग सिस्टम्स होते हैं वहाँ, राइट, ऑक्सीमेट पल्स ऑक्सीमेट्री होती है, तुम खुद लगा सकते हो यार यहाँ पे कोई एक डिवाइस है, कोई एक सेंसर है जो कुछ रीड कर रहा है और एक कंट्रोलर को दे रहा है, वो कंट्रोलर से मैनिपुलेट कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, कुछ डिसीजन ले रहा है और हमें आउटपुट दे रहा है। आई गेस अब इतना तो कर सकते हो, पहचान सकते हो हाँ यार यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर होगा। और खुद सोचो कि कैसे कैसे बड़ी बड़ी मशीन्स, मतलब हमारे हाथ पे लगी हुई वॉच से लेके एक ऊपर सैटेलाइट तक, या फिर अभी नासा ने रोवर भेजा था मार्स पे, क्या नाम था, नाम पता है तुम लोगों को, टैप करना जरा, वी हैव अपडेटेड, देखो नाम लिख के दिखाओ जरा, हाँ ठीक है। तो वहां भी बहुत बड़ा यूज है माइक्रो कंट्रोलर का, वो कैसे वो सोलर एनर्जी से चल रहा है, उसका भी देखना उसकी वीडियो खोल के, तुम्हें समझ में आएंगी छोटी छोटी चीजें। अभी आगे जैसे सीरीज जाएगी तुम सेंसर्स के बारे में पढ़ोगे, माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम कैसे करते हैं, अपना खुद का एक बॉट कैसे बनाते हैं। बाकी मेरी तरफ से गुड लक। और अब आगे कंटिन्यू करेगा ऋतिक, अब आर्डिनो के बारे में थोड़ा जानो। So, hello, good evening, everyone. So thank you for this wonderful presentation, Abhishek Bhaiya. I think all of the guys are like uh, understanding like everything about microcontrollers. So all of that was theory, I think, more related to theory. So now we will get some practical implementations knowledge too. So are you feeling like this one, or are you feeling like you are okay to have some more knowledge? So, so take up on your thinking cap and just be with me. And if you have any questions, then let me know. Okay. So this is just the last slide on the microcontrollers. So basically, what are the types of microcontrollers? There are different bases on which they are divided, like how they communicate with each other, how complex tasks they perform, or on the basis of their cores, like quad core, octa cores. But we will understand a bit about how we will classify them on the basis of bits. So there are three types of microcontrollers on the basis of that: 8-bit, 16-bit, and 32 bits. So why aren't like there's also 64-bit microcontroller too, but it isn't used in common projects like what we are going to do in B-type. But in much complex tasks, they are also used. And 128-bit microcontrollers are not commercially produced, but 8 and 16 and 32-bit microcontrollers are commercially produced. So this is an example of an 8-bit microcontroller. I think you all know it because Abhishek Bhaiya had just told you about it. It is Arduino Uno. So this one, anyone know what is this? Which board is this one? Augmented mic. Yeah, sure. But like there's a specific name and model number for it. So okay, it is MSP 430 microcontroller. It is a 16-bit microcontroller. Now coming to the 32-bit, it is ST32 Nucleo board.
it is a 32-bit microcontroller. So like, what is the difference between 8-bit, 16-bit, and 32-bit microcontrollers? Do you have any idea? Like, if someone, even you can guess, then you can type on the chat box or answer me. Okay, so these bits, 8 bits and 16 bits and 32 bits. So they are just representation of how they will communicate with the program that is being uploaded into them. As you can see, there are several ports in it. Let me just pick the laser pointer. So this is a B-type port, and this one is USB, micro USB port, and this one too is micro USB port. So you will connect them using a cable and then plug it into your computer and then upload some sketch into them. So the process using which they will get uploaded into your board, the communication will depend on these bits: 8 bits, 16 bits, and 32 bits. In Arduino Uno, the communication is done using 8 bits at a time. Whatever baud rate means data transmission rate. So whatever transmission rate you are using, it will transmit it using 8 bits at a time. Similarly, in these, in the next two, the 16 and 32 bits are transmitted. So coming to the next part. So this one is from a cartoon, which is a very popular one. This one is Dexter. He's always trying to build something. But now we are having the class of microcontrollers. So we will be focused on building embedded systems, or discuss about what they use or what they can do. Okay. So to get started with any embedded project, you need two major things. What are those? First one is development board, and other one is integrated development environment, IDE in short. So development board, you have just heard what Abhishek bhai have told you. Like, they are just boards. You put some components together with the microcontroller, and then they are ready to use. Now, the program on which it is written, it is known as integrated development environment. Arduino Uno has its own IDE, which is known as Arduino IDE, and it is available on the arduino.cc site, which I will provide you. You can just download it from there. So what it consists of is like, if you have any experience in programming with C language, then you can easily program the Arduino. It is just like installing it and then opening it. Okay, so we will discuss about it in the next classes when we will take class on embedded programming. So coming to the next part, what is a microcontroller board? So simply, it is just the definition what Abhishek bhai has already told you. Just the circuit on metal oxide semiconductor chip. Okay. Now, what are some of the most popular boards that are used in the industry or that are used in the projects for educational purposes or by some hobbyists? So Arduino Uno is one of the most popular board. Like, in every engineering college, you can see students starting with this board because this one is very basic. Even if you try to teach it to some 12 or 13 year old students, they will simply get it. So coming to the next microcontroller board, this one is Teensy 4.0. It is really fast. It has clock speed of about 600 megahertz, while Arduino Uno has on just 16 megahertz. And you can also program it using simply just the Arduino IDE. So what companies are trying to do is, Arduino Uno was the first open source project, but after its success, they have all noticed that it is like being open source project. It is available to everyone and anyone can use it. So other companies also try to like compete with Arduino in this industry, and they launch their specific development boards. Okay, so they have different specifications. You can, if you have any idea, then according to your idea, you can use particular development board. This one is Arduino Pro Mini. So its size is really small, but it has all the pins that you require.
for sensors and for even if you want to run a stepper motor or just even a simple motor, you can use the Arduino Pro Mini. This one. So this one is ESP32 microcontroller. This microcontroller is interesting because it has Bluetooth and Wi-Fi module installed on the chip. Okay, so you can connect this PC board with your own Bluetooth adapter and then communicate with it. Okay, so this one is really interesting. Coming to the next one. Yeah. Excuse me. We are Yeah. learning about it. So, but how we are going to give the command to manipulate the function in this? Okay, so actually there is an embedded programming class which will happen. Okay, so but I will give you some idea about it. If we have to manipulate those command, so how we are going to manipulate that? If there is certain kind of wiring in this, or we have to connect with this PC to give the command on that CPU which is embedded in it. Yeah, sure. I will come on to that. Actually, so what we will teach you in this PPT is Arduino Uno board. I will tell you all the pin configurations about it. I will tell you what pins is for which use, and after that we will move to Arduino IDE. Okay, so then you can know about embedded programming and know about how to manipulate those commands, manipulate those signals that are being sent out on those digital or PWM pins. Okay, so be with me. I will tell about it later. Okay, so I will tell about pin configurations of Arduino Uno board. So this one is Raspberry Pi 4 board. It is really powerful and it doesn't need any Arduino IDE. Actually, it requires an OS. It is known as Raspbian OS, and you can you see this HDMI port? This one. So if you can use a micro HDMI to HDMI converter and plug it into your computer screen, and it will just simply run like Windows. Yeah, but similarly like Windows, there's another operating system which is known as Linux. So anyone here worked on Linux? If you had, then type yes. Yeah, on the terminal. Yeah, okay. So a lot of people have worked on Linux. So you can simply use it. If you are familiar with Linux, then you can simply use Raspberry Pi. There are several distros of these boards too, such as Raspberry Pi 3 and Raspberry Pi Zero, and all of this differs from like Wi-Fi, whether some board has my Wi-Fi module and other one has don't. Okay, so but this board is really popular. Like all of the electronics enthusiasts pick this board because you can even do digital image processing with such a nice speed on this board. Okay. Coming to the next board, this is BeagleBone. This is really powerful board. Actually, you can use it when you want to do complex tasks like machine learning algorithms or computer vision tasks or digital image processing tasks, like big projects that take time, like in processing. So you can use this board. The full name of this board is BeagleBone Black. Okay, so you can use it. And as you can see, there are pinouts. So some of them are for digital pinouts, some of them are analog pinouts. I will tell about all of them. Okay. This one is my MSP32 microcontroller that I have, MSP430 microcontroller that I have just told you in the classification of microcontroller on the basis of bits, and I've already told you about this one. So what is this one's name? Can anybody tell me? Yeah, but it is not the full name. Actually, it is just written down here. See it. No, it is not MB1136. This one, look at my laser pointer. Yeah.
Yeah, this one is Nucleo board. Okay, so this one is a 32-bit based microcontroller, and its speed is really fast. So because it communicates with at a rate of 32 bits at a time, just at a time it will send 32 bits. Going to the next slide. So I was talking about Arduino, like Abhishek Bhaiya was also talking about Arduino, but like, what do you understand about it? Like, there are several boards of Arduino that are produced and which are really popular. These are the three boards that are really popular in the market. So this one is known as Arduino Mega, this one is known as Arduino Uno, and this one on the right hand side, this is known as Arduino Nano. So you can easily remember them. The small one is Nano, as the Nano is just for signifying small things, and this one is Uno. This was first produced, and this one is Mega. As you can see, this is much bigger than Uno, and it has much larger number of pinouts. So now, what is Arduino? Why it was started? Actually, a bunch of guys, they were electronics graduates, so they wanted students to learn about electronics with like so much quick learning process. So what they did was they wanted to build something that is just plug and play software, plug and play with plug and play configuration. Okay, so these six guys, they were from all six were from different countries. So they built a board which is known as Arduino Uno. After that, they uploaded all the schematics, all the designs, all the circuit all the circuits that are used in the board. You can also look for it on the Arduino.cc website. So they uploaded it all online. So this is what open source means. You are going to hear that word during all your BTech years. Open source. So open source just means like something that is available to you and can be used by others too. And there's a whole community for it. Like you can learn with other people. Okay. Now, but why Arduino? Why like there are several microcontrollers, MSP430, ESP32, and Raspberry Pi. But why Arduino is so much popular? Can anyone guess? Can anyone guess? Yeah, it is open source, but what is like? Yeah, it is also cheaper. All of it is true, but the main reason behind it is because it is open source and was the first device of its kind when it was launched. Okay, so like community then started getting bigger and bigger and then bigger, even because of the reason that it's open source. There are a lot of startups based on it. There was like drones were just used for military purposes, but after Arduino, the drones, there's a site called Metanet. Its spelling is MATTERNET. So this startup just started after Arduino Uno was launched because they think that drones can be used for transport facilities too. And there is another website which is known as Instructables. So there is a whole large community. They share their projects, whatever they made. They share it with all the code with some theory descriptions there. Okay, so there are several startups based on Arduino boards. So coming to the next part, I think one of you people have asked like, how can I made some project? How can I use it? So if you have an idea, you want to use Arduino, but how can you use it? Okay, so how can you use the Arduino boards? So I will show you something about pin configuration. So what is pin configuration? Like the work of all the pins that are being defined in the Arduino. Okay, so this is the picture. Let me just zoom in on it. So yeah, so this one is a bit interesting because I think one of you guys was also asking about it. So starting with the pins on the top, all the pins from 2 to 13, they are all digital pins. Okay, so you can write high or low on them.
What does high signify? High signifies 5 volt. And what does low signifies? Low signifies 0 volt. Okay. You cannot use 0 and 1 on the Arduino ID. You have to use high or low. HIGH and LOW. You have to use these commands while programming the Arduino. Okay. So from 2 to 13, they are all digital pins. And you can also see that on the 10th and 11th and 9th pin, there is a little sinusoidal signal that is being made. So what is it? Can anyone guess what is it? यार लिख भी रहा है यहाँ digital PWM. Okay, so this symbol signifies PWM. If you know what is PWM, then you can also write down. Okay, so PWM means pulse width modulation. We will talk about it in the further slides. Okay, I have a different slide for showing you what PWM really is, but it's for current purposes, just remember that from 2 to 13, these are digital pins. So after it, there is a ground pin. Okay, so what is the purpose of ground in Arduino? You have to just plug and play with a computer. So what does this Arduino signify? What does this ground in the Arduino board signifies? So whenever you connect a sensor, there will be a power supply for sensor, and in that power supply, there will be a VCC pin and there will be a ground pin. VCC means voltage supply. Okay, so whenever you are giving voltage supply, then you have to give 5 volt to the sensor, and then the ground pin of that sensor will be connected to this ground or even those grounds. Okay, so we are completed with the top part of Arduino, top pins, top female pinouts. Okay, now coming to the downside, there are pin numbers from A0 to A5. So A0 to A5 signifies analog pins, and these are all input pins. Okay. So what is the need for input pins? Of course, this is a microcontroller board, so you need some sensors to interface with it. So those sensor data will get input in the board using these pins. Okay, from A0 to A5. A0 to A5 कितनी पिन्स हो गई है? कोई लिख के बता सकता है? हाँ, 6 हो गई. चलो 5 नहीं बोला किसी ने. So इसके ऊपर, just इसके ऊपर a set of power supply pins दे रखी है. Okay, यहाँ पे लिख भी रहा power. So what these pins are used for is just simply read what is written. So it is V in. So it is voltage in. You can use voltage in pin to power the Arduino. Use a battery, connect the plus part of the battery to the V in, and the ground to the negative part of the battery. Okay, negative terminal of the battery. After that, there are 2 grounds, and after that, there is a 5 volt pin. So whenever you power the Arduino, this is an output pin. If you need some external power supply for some other sensor, then you can use it within the Arduino from this pin out. This one is 5 volt pin out, so it will give out 5 volts. Okay, you can even measure it with multimeter. Now 3.3 volts. So some sensors require a little less than 5 volt. So it is 3.3 volt. 3.3 volt output pin. This one is reset pin. Okay. So what is the purpose of reset? So simply like, what is the purpose of reset in your mobile phone? It will just reset the board and start the program running from the beginning. Okay. And if you give a high on this line, okay, so like in the Arduino ID, you can just use the name reset pin. Okay, and just give it high, then it will reset the board. For the same purpose, there is a button here, the reset button. You can just press it and start the program from beginning. If you have any questions right now, then you can ask. Like if you don't understand what any of the pins signifies or how they work.
सब समझ में आ गया? चलो. Okay, so coming to the next slide. So actually this one is also power supply. Okay, this one and this one. This one is for uploading programs and this one is external power supply. You can power your Arduino using three ways: using this VIN pin, using this port, and using this USB port. Okay. Actually, there are some pins left like 0 and 1. I will not tell you about them because these are related to communication purposes with other boards, other microcontroller boards, using some communication protocols, which is like SPI, USART protocol. Okay, and this one ARF, this pin works with these analog pins, and it is just a reference for them. Okay, like if 5 volt is given on this one, then a logic high will be sent on these. Okay, so this works as reference. Now coming on the PWM pins in Arduino. So I've told you what PWMs are, how PWM pins were in the boards, and I've shown you the sign for them on the board. So PWM pins used for varying output between 0 to 5 volt. Okay, but what can you do with varying 0 to 5 volt output? And how can you give the 0 to 5 varying output? As I have already told you that it is an 8-bit microcontroller. So using 8 bits, how many decimal numbers can you generate? Can anyone tell me? Yeah, 256. So it is just basically simple math, 2 to the power 8, 256. But what we use in the Arduino is, what we use on every electronic device is that we start from 0 and then go to 255. So there's a 1 less. Okay. So as it is an 8-bit microcontroller, we will just provide the 0 to 5 volt output in the range 0 to 255. So if we want to give 2.5 volts, then either you will go for 124 or 125. Okay. So you can just map, this is just simple ratio and proportion. Like for 0 to 5 volt, you can just map it with 0 to 255 volt. 0 means 0 volt. And if you send 255 on the Arduino board, then it means 5 volt. It is just not like simple that you just type 255 and then click send. There's some programming that is behind this process. So you will get to know about it in the next classes. Now, what can you do? So this is a motor driver controller board. Okay. So this varying output can be used to control the speed of the motors. It is like an unknown device to you, but I can simply show you that these are for motors. So one motor will be connected here and the other one here. Okay, and these pinouts, you will send your digital signals on these to control these motors. Okay, and this one is, these pins are for power supply. So the Arduino, the pinouts from the Arduino will be connected to these pins on the module. Okay, and then the motors connected here will be controlled. So PWM signal, what does they look like? They simply look like this, a train of pulses. So pulse width modulation. Simply just understand the word pulse width modulation. So pulse, these are pulses. Width, we are width modulation. Modulation means change, and width means this width of the pulse. So we are just changing the width. Okay. If we are giving 25% duty cycle, then we are giving 3 volt average. Okay. Just simple ratio and proportion. If the whole range is 0 to 12 volt, then 25% will be 3 volt. If the duty cycle, so and the duty cycle of the pulse is for how much time it is on. Okay, for 50% duty cycle in one time period, it will be on for 50%, and it will give 6 volt average. So all this signal generation will be done inside the Arduino board. You just have to give the commands like analog write, pin number, and then 255. So it will give out your whole voltage, which is 12 volt. Okay. So coming to the next part of the slide. But which Arduino board is suitable for your project? Like I've shown you 3 boards, there are many others. Which one do you want to use in your projects? So this is a bit of comparison in all the 3.
I will go through it much faster because there isn't much difference between them. Just on the number of input output pins and PWM pins and analog input pins and the memory size. Okay. So all of these three uses Atmega family microcontroller. They all are much similar. Atmega 1280 just has more pinout. Okay. They all three work on similar speeds. IO pins that I have shown you in Arduino Uno from 2 to 13. Okay. They were digital pins. So these are those IO pins. There are 14 here. There are 12 nano. There are 22 pins on nano IO pins, and there are 54 in the nano, in the mega. Sorry. Okay. So these IOs also include analog inputs. Okay. So don't get confused. Why is it 14 here? Okay. Analog inputs. So A0 to A5, there were 6 pins. In the nano, there are 8 pins, and in the mega, there are 16. And you can see the PWM pins are 6 and 6 in nano and Uno, and 15 in mega. So mega is used for much larger projects where you need a larger number of pinouts. Okay. All the three uses 7 to 12 volt power supply. Okay. Now coming to the flash memory. So what is flash memory? Abhishek, I had just told you what is flash memory, and they told you about it with reference to Arduino. So can you tell? Okay. Or even write in chat box. So yeah, it is non-volatile, but to store the program, yeah, Nandini Vashne, yeah, it is to store the program. Whatever program that we will upload in the board using a cable, that cable is known as A to B type cable. Okay, so whatever we upload in the board will be just burned into the flash memory. Now there are two other memories, SRAM and EEPROM. SRAM is used in the running purposes. EEPROM has a slightly different task that it will, whenever the program is last run and if it is interrupted in between because of some voltage supply problems, then all of the memory that was stored while running the program will be stored in EEPROM. Then when you next power the Arduino, it will go from that point. Okay, so EEPROM is used for that purpose. So Mega has 4 KB of it, and Uno and Nano has 1 KB of it. Okay. So depending on these differences, you can select easily which board do you want to use. Actually, most of the projects are done using Uno projects. It is very popular and easy to use microcontroller board. With Nano, you have to be very careful because you need to have some circuit and connections problems too. Okay, and Mega is really big. Okay, so you need to have a lot of sensors and lot of devices, lot of machines, so that lot of sensors and lot of modules so that you can control them with it. Okay, it is meant for bigger projects. What sort of sensors and module can you interface with Arduino boards? So I will give you an overview about all the sensors. So the one in the right is ultrasonic sensor. It works on sonar concept that you have studied in 10th standard. Okay, and in the left one there is an infrared sensor. So both of these sensors are used for obstacle detection and distance measuring. Okay. This one is LDR sensor. So its resistance changing as the light falling on it, intensity of light falling on it changes. Okay, so the value of it also changes. You can simply just interface it with Arduino. This one is Hall sensor. It will measure the magnetic field. This one is motion sensor. Principle of it working is just similar to IR sensor. Like it will measure the body heat and then respond to the Arduino if there is some changes in the motion happened or not. Okay. This one is joystick sensor. This is a bit interesting because it depends on potential divider principle. Okay. So there are 2 axes on the 2D system. The joystick works on that 2D system. On the x-axis, there are values from 0 to 1023. Okay. So it will fed values to Arduino from 0 to 1023.
and simply on the y-axis it will fed values from 0 to 1 to 1023. You can use those values to control other devices. Okay, and you can also see these are two output pins for those. This one is for x and this one is for y-axis. Next one is motor controller board. I just told you about it. This one is a bit expensive one, but this is also a motor driver. This is MDT 10 ampere Cytron manufactured motor driver. Okay, you will get to know about it. Don't get too fuzzy or don't get scared after looking at them, like how will we do it. There are a lot of tutorials available online, and even in the club you can just simply ask someone that if you want to work on this one, and they can easily show it to you. Okay, so this one is PS2 controller. You can connect it with Arduino and use to move your bots. Even whether it is that humanoid bot, you can just use these buttons to command it for using this particular task. This one is servo motor. So it works on 5 volt. You can just plug it into the Arduino, and it is used for giving precise motion from the shaft. This is the shaft that was Abhishek we are talking about. Okay, so you can move it from 0 to 180 degree, and it is very precise. Okay, so this is solenoid mechanism. You can also use it using Arduino. So it will just give a linear actuator motion. So like whenever it is on, then the solenoid powered up and it will give a linear movement. And when it is off, then it will give a back linear movement. Okay. And this is the circuit diagram for the stepper motor that Abhishek we have showed you. Okay. That we just used using the microcontroller. We used Arduino Uno, but it is shown using Mega. Okay. So some of you guys were asking also about programming, commanding the Arduino, like manipulating the commands on the Arduino boards. But we will give you a nice and detailed PPT about it in the next classes. So thank you guys. And if you have any questions, then you are welcome. You can ask anything. किसी के पास कोई भी क्वेश्चंस हो तो पूछ सकता है. नहीं है, सब समझ में आ गया या कुछ नहीं आया? पूछ लो, शर्माओ मत. अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल से हो तो काम तो करोगे इन चीजों पे. नहीं पक्का. खैर देखो, पिन आउट आई गेस तुम लोगों ने समझ लिया हो. Would you suggest a site for learning Arduino? यार Arduino की ऑफिशियल साइट है arduino.cc. उस पे जाओ, डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ो, एक एक चीज को देखो. ठीक है, वहाँ पे तुम पिन आउट देख सकते हो. वैसे यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है. बट द थिंग इज डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो. Arduino में है क्या यार, पिन्स काम कैसे कर रही है, एडीसी होता क्या है, राइट? वो जो चिप मैंने दिखाया था ना, Arduino को चिप लगी हुई थी, उसे निकाल के तुम अलग से खुद का अपना एक बोर्ड बना सकते हो, है ना? तो करो, पढ़ सकते हो, पढ़ो, है ना? और हम कोशिश करेंगे यार अगर ओपन कर पाए क्लब तो तुम लोगों को इस पे काम कराएं. फर्स्ट स्टेप टू गेट स्टार्टेड टू, हाँ यस, सी आनी चाहिए. देखो Arduino की जो लैंग्वेज होती है ना, उसे भी Arduino लैंग्वेज बोला जाता है. इट्स नॉट एज सच सी, लेकिन सी में जो तुमने इफ एल्स कंडीशन लगानी सीखी होंगी, फॉर लूप्स लगाने सीखे होंगे, व्हाइल लूप सीखे होंगे, वो सब काम आएंगे, है ना? जैसे मैंने बताया था, अगर एक बॉट चलता हुआ जा रहा है आगे, उसे एक ऑब्जेक्ट दिखा तो क्या तो हम कौन सा सेंसर यूज करेंगे? सेंसर दिखाए थे ना, एक अल्ट्रासोनिक सेंसर था, एक इंफ्रारेड था. इन सेंसर्स को यूज करेंगे हम ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करने के लिए. यार एक ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो गया, है ना? अब रोबोट कैसे डिसीजन लेगा? तो इफ एल्स लूप लगाओगे. इफ तो लिखोगे कि हाँ भाई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ है. कैसे होते हैं ये सिखाएंगे, है ना? तो क्या करो, राइट में टर्न हो जाओ या लेफ्ट में टर्न हो जाओ. इस तरह काम आती है. और पूछो, शर्माओ मत, देखो आप पूछो. और देखो, माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो प्रोसेसर अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ा टॉपिक है. इवन जब हम पीपीटी बना रहे थे यार, ये समझ में नहीं आ रहा था क्या छोड़ें और क्या रखें, राइट? इवन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर्स का पूरा एक सेमेस्टर पढ़ाया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स. हमारा फोकस था हम वो चीज बताएं जिन पर तुम वर्क करोगे ऑन हैंड्स, राइट? बस Arduino प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं यार. हाँ स्पेसिफिक नहीं, देखो स्पेसिफिक नहीं है. ऐसा होता है Arduino की जो IDE होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसपे तुम उसे कोड करते हो, वो कुछ और माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड्स को भी सपोर्ट करती है. एक एक्सप्रेसिव सिस्टम नाम से कंपनी है चाइना की, वो ESP नाम के माइक्रो कंट्रोलर्स बनाते हैं, राइट?
वो ESP Arduino से भी ज्यादा पावरफुल होता है, उसमें दो CPUs होते हैं, डुअल कोर होता है, तुम सबके लैपटॉप्स होंगे क्वाड कोर, हेक्स कोर, राइट? तो Arduino कुछ कुछ को सपोर्ट करता है, और Arduino लैंग्वेज स्पेसिफिक यही कहूंगा, अभी डरो मत, नेक्स्ट लेक्चर हमारा शायद 20 मिनट का है देख। हाँ, तो उसमें बताएंगे, कुछ नहीं होता, सिंपल है, बहुत ईजी है। और बाकी सी लैंग्वेज का तुमने सीख ली, पाइथन सीख ली, और बताता हूँ Arduino को तुम पाइथन में भी कोड कर सकते हो, माइक्रो पाइथन अलग से एक इन्वेंट हुई है, जावास्क्रिप्ट से कोड कर सकते हो, C++ दोनों भी कहीं मिल के एक एम्बेडेड सी बनाती है। और पूछो। ऑलराइट, थैंक्स, यू आर वेलकम मोहम्मद अरम।